हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लर्निंग चैनल ऑफिस कंप्यूटर। आज की डेटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग चैप्टर थर्ड में जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं नाम है बबल सॉर्ट, स्टैक और क्यू। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट की प्रक्रिया को समझा था। आइए अब हम बबल सॉर्ट को स्टार्ट करते हैं। बबल सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग का टाइप है जिसमें सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। आप यहाँ भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। बबल सॉर्ट के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये एलिमेंट्स के पेयर को पिक करता है और उन्हें आपस में कंपेयर करता है, और जहां भी एलिमेंट आपस में ऑर्डर्ड नहीं है उन्हें स्वैप कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बबल सॉर्ट दो एलिमेंट को पिक करेगा, उन्हें कंपेयर करेगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो सॉर्टिंग करने के लिए उन्हें स्वैप भी कर देगा। जैसे जैसे हम बबल सॉर्ट में राउंड क्लियर करते जाएंगे, सबसे बड़ा एलिमेंट जो लिस्ट में उपलब्ध रहेगा उसे सबसे नीचे रख दिया जाएगा और इसी प्रकार नेक्स्ट राउंड में उस एलिमेंट को कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन बबल सॉर्ट बड़े एलिमेंट सेट्स के लिए सुटेबल नहीं है। अगर एलिमेंट आपके पास में कम है एरेस के अंदर तो बबल सॉर्ट अच्छे से काम कर सकती है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि बबल सॉर्ट की एवरेज और वर्स्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ नोटेशन n स्क्वेयर है। यानी जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जाएगी। बबल सॉर्ट की पूरी प्रोसेसिंग को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ा था कि यहाँ नंबर ऑफ राउंड कंपेयर करने के लिए और कुल कंपैरिजन को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूलों का प्रयोग करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ राउंड को कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n-1। उदाहरण के लिए अगर आपके एरेज में 5 एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ राउंड 4 रहेंगे। ये बिल्कुल सिलेक्शन सॉर्ट की तरह है। इसी प्रकार बबल सॉर्ट में टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन जो कि एलिमेंट के बीच में किए जाते हैं उनकी काउंटिंग करनी हो तो फॉर्मूला हमारा रहेगा n इंटू n-1। अब आइए फर्स्ट राउंड के नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो जैसा कि लिस्ट में एरे में दिखाए गए नंबर 20, 16, 45, 9 और 3 हैं। बबल सॉर्ट की प्रोसेसिंग को आरंभ करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमें एलिमेंट के पेयर को पिक करना है और उन्हें कंपेयर करना है और बड़े नंबर को आगे लेके जाना है। तो चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पास में हम दो नंबर को पिक करेंगे, 20 एंड 16। जब आप इन नंबर को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि 20 नंबर बड़ा है, उसे 16 के साथ में स्वैपिंग करनी होगी। अब सेकंड पास के अंदर हमें आगे बढ़ना होगा। अब 20 और 45 को हम कंपेयर करेंगे और यहाँ पे स्वैपिंग का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि 20 छोटा होता है और 45 बड़ा होता है। इसी प्रकार अब हमारे नंबर का कंपैरिजन 45 और 9 के बीच में होगा। यहाँ पे स्वैपिंग हो सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 9 और 45 को कंपेयर किया जा रहा है और बड़े नंबर को हमें आगे की तरफ लेके जाना होगा। अब अंतिम कंपैरिजन के रूप में 45 और 3 को हमें देखना है और यहाँ पे भी स्वैपिंग होगी। एरेस के इन सभी एलिमेंट को आपने कंपेयर किया। यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है
कि हमारे सभी पास के अंदर नंबर्स को कंपैरिजन करने का जो ऑर्डर रहा वो पहले और दूसरे नंबर का, फिर दूसरे और तीसरे नंबर का, फिर तीसरे और चौथे नंबर का, और लास्ट में चौथे और पांचवें नंबर का कंपैरिजन रहा। तो बबल सॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि लिस्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो लास्ट में आ जाता है। इसी प्रकार हमें सेकंड राउंड को भी इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ हम एक बार पुनः बात करते हैं। बबल सॉर्ट में नंबर के कंपैरिजन का क्रम या ऑर्डर किस प्रकार रहता है? पहले नंबर को दूसरे से, उसके बाद दूसरे को तीसरे से, उसके बाद तीसरे को चौथे से, और चौथे को पांचवें नंबर से कंपेयर किया जाता है। जहां भी स्वैपिंग का चांस बनेगा वहां पे आप स्वैपिंग कर देंगे। स्वैपिंग करते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बड़ा नंबर आपको आगे की ओर लेके जाना है। बबल सॉर्ट में सेकंड राउंड को फर्स्ट एलिमेंट से ही दोबारा स्टार्ट किया जाएगा और इसका कंपैरिजन सेकंड एलिमेंट से होगा। इसके बाद सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का कंपैरिजन होगा और उसके बाद थर्ड और फोर्थ एलिमेंट का कंपैरिजन किया जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि फोर्थ का फिफ्थ एलिमेंट से कोई कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि फिफ्थ एलिमेंट आपने फर्स्ट राउंड में देखा कि सबसे बड़ा एलिमेंट था, तो उसको अगर आप कंपैरिजन में लेते भी हैं तो वो अपनी जगह को ड्रॉप नहीं करेगा। इसी तरह राउंड 3 में कंपैरिजन फिर से फर्स्ट एलिमेंट से किया जाएगा और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करना है। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करने के बाद सेकंड और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। थर्ड राउंड में आप ये देख रहे हैं कि आपका फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट से कोई कंपैरिजन नहीं होना, क्योंकि जैसे जैसे आप राउंड में आगे बढ़ते जाएंगे एरे में लास्ट से नंबर ऑफ एलिमेंट उसी लिहाज से कटते चले जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि हर राउंड के बाद बॉटम से एक एक एलिमेंट स्किप होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी जगह को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया का नाम बबल सॉर्ट रखा गया है। अब आते हैं बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम पे। अगर आप इसे कंपेयर करना चाहें तो सिलेक्शन सॉर्ट के साथ इसे देख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एल्गोरिथम में स्टार्ट और स्टॉप हमें लिखना ही होता है, और यहाँ पे अगर आप कंपैरिजंस को देखेंगे तो i की वैल्यू को 1 to n चलाया गया है। यानी आपको कंपैरिजन फर्स्ट से नंबर ऑफ राउंड n तक लेना है। जे लूप का जो काउंटर रहेगा उसे हम 1 से लेके n-i तक सेट करेंगे। n-i को सेट करने का रीज़न ये रहेगा क्योंकि जैसे जैसे स्टेप्स कंप्लीट होते जाएंगे बॉटम एलिमेंट्स को कम करना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि i की वैल्यू 1 है, तो शुरू में ही j की वैल्यू 1 से लेके 4 तक रहेगी। अगर हम n को 5 मान रहे हैं तो j 1 से लेके 4 तक चलेगा। सेकेंड राउंड में i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये -2 कर देगा। थर्ड राउंड में i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये j को -3 कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो j लूप है वो पहले एलिमेंट से शुरू होगा और पिछले एलिमेंट्स को या निचले एलिमेंट्स को काटता चला जाएगा। यहाँ पे जो चेंज है सिलेक्शन सॉर्ट से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे j को i+1 रखा गया था, जबकि यहाँ पे 1 से ही रखा गया है। इसी प्रकार जब आप कंडीशन देखेंगे तो आपको j और j+1 के बीच में कंपैरिजन करना है। अगर आप इसे फिर से सिलेक्शन सॉर्ट से देख रहे हैं तो वहाँ पे i और j को रखा गया था, यहाँ पे j और j+1 को रखा गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर j की वैल्यू 1 है तो सेकंड वैल्यू से कंपैरिजन होना है, यानी a ऑफ j में 1 रखा जाएगा और j+1 2 बन जाएगा। तो पहले और दूसरे एलिमेंट का कंपैरिजन होगा, फिर दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन होगा, तीसरे और चौथे एलिमेंट का कंपैरिजन होगा, और जहां भी पहला एलिमेंट बड़ा निकलता है वहां पे हमें स्वैपिंग करनी है, क्योंकि बड़े एलिमेंट को हमें बॉटम की ओर लेके जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टेप्स आपने बबल सॉर्ट की प्रोसेसिंग में देखे बिल्कुल वही चीजों को हमने यहाँ पे एल्गोरिथम के अंदर मेंशन किया है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है स्टैक एंड ऑपरेशंस। बेसिकली जो स्टैक है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है।
इसका मतलब है कि सभी एलिमेंट को एक सीक्वेंस में रखा जाता है, और आप चाहें तो इसे एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कह सकते हैं। स्टैक की खासियत ये होती है कि ये एक ऑर्डर को फॉलो करता है, और उस ऑर्डर को लिफो के नाम से जाना जाता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा उसे सबसे पहले बाहर रखा जाएगा। लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। किसी भी स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे 3 तरह के मेथड का यूज़ किया जाता है। उनमें से पहला मेथड है पुश, दूसरा मेथड रहेगा पॉप, और तीसरा मेथड रहता है पीक। पुश मेथड को आप एक स्टैक के अंदर नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको स्टैक में एलिमेंट ऐड करना है, इंसर्ट करना है, एक नए एलिमेंट को जोड़ना है, तो उसके लिए जिस मेथड को यूज़ किया जाता है उसे पुश कहा जाता है। यानी अगर आपके सामने पुश वर्ड बोला जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि स्टैक में एक नया एलिमेंट ऐड हो गया है। लेकिन ऐड करने की भी लिमिट होती है, क्योंकि स्टैक आप एरे की फॉर्म में देख रहे हैं तो उसमें पहले से ये तय होता है कि 5 एलिमेंट आएंगे या 10 एलिमेंट आएंगे। एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद स्टैक फुल हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप पुश मेथड को कॉल करते हैं तो इस सिचुएशन को ओवरफ्लो कहा जाता है। तो नॉर्मली जैसे घरों में पानी की टंकी भर जाती है तो बोला जाता है ओवरफ्लो। तो प्रैक्टिकली आप उसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसी प्रकार एक मेथड है पॉप। अगर आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं तो एलिमेंट को डिलीट भी किया जा सकता है। एलिमेंट को स्टैक से डिलीट करने की प्रक्रिया को पॉप कहा जाता है। इसमें भी आप एलिमेंट डिलीट करते रह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जिस ऑर्डर में एलिमेंट को ऐड किया जाता है बिल्कुल उसके रिवर्स में एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। यदि स्टैक एम्प्टी हो जाता है उसके बाद भी आप पॉप मेथड को कॉल करते हैं तो इस कंडीशन को अंडरफ्लो कहा जाता है। यानी आपकी लिस्ट खाली है और आप फिर भी डिलीट करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन पॉप कहलाती है। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो 2 बेसिक कंडीशंस हैं जो लिमिट को तय करती हैं। इसी प्रकार पीक मेथड का जो काम रहेगा वो स्टैक के एलिमेंट को प्रिंट कराने का रहता है। यानी अगर आपके पास में एक स्टैक है, उसमें एलिमेंट हैं और आप पीक मेथड को कॉल करते हैं तो वो अपने टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकाल के देगा। स्टैक को आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जहां पे आप देख रहे हैं एक पॉइंटर टॉप को कंट्रोल किया गया है। जैसे जैसे आप एलिमेंट्स को रखते जाएंगे वैसे वैसे टॉप आगे की ओर बढ़ता जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन सेम एंड पर होता है। और यहाँ पे ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जब आप एलिमेंट को ऐड करेंगे तो पुश बोलेंगे और जब एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो आप पॉप बोलते रहेंगे। एक उदाहरण और भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, तो टेबल पर आपको बुक्स का ढेर लगाना है। तो आपने सबसे पहले एक बुक रखी, उसी के ऊपर आपने दूसरी बुक रखी, फिर तीसरी बुक रखी, ऐसे करते जाइए और बहुत सारी बुक रख दीजिए। जिस ऑर्डर में आपने बुक्स को रखा है, अब अगर आपको बुक्स हटानी है या उठानी है तो आप सबसे पहले ऊपर की बुक बाहर निकालेंगे, उसके बाद उसके नीचे की बुक बाहर निकालेंगे। ये सेम एग्जांपल आप किचन में प्लेट्स के ऊपर भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेट्स मिल रही हैं, वॉश करनी है आपको। सबसे पहले जो कांच की प्लेट है उनमें आपको इकट्ठा करना है। पहले आपने कांच की प्लेट रखी, उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, ऐसा करते हुए आपने प्लेट्स का ढेर लगा दिया। अब आपको अगर प्लेट को वॉश करना है तो आप सबसे पहले ऊपर की प्लेट बाहर निकालेंगे। यानी ये स्टैक का एक एग्जांपल है जिसे आप समझ सकते हैं। आइए इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे आपके पास में एरेज है। जैसा कि आप जानते हैं एरे को फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकंड एलिमेंट इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं एलिमेंट की पोजीशन जानने के लिए। अभी एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब हम स्टैक में पुश मेथड का यूज़ करते हुए यहाँ पे कुछ एलिमेंट को सेव करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं पुश मेथड कॉल किया गया और 100 को सेव कर दिया गया। एलिमेंट कोई भी हो सकता है। उसके बाद 200 फिर पुश मेथड कॉल किया गया। जैसे जैसे आप पुश एलिमेंट
पुश मेथड को कॉल करते जाएंगे वैसे वैसे एलिमेंट सेव होता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पूरा एरे फिल हो गया है। अब अगर पुश मेथड को कॉल किया गया तो यहाँ पे एरर आ जाएगी और उस एरर का क्या नाम होगा? ओवरफ्लो, क्योंकि पूरा का पूरा एरे हमारा फिल हो चुका है। इसी एग्जांपल को हम पॉप से भी समझते हैं। तो एरे को हमने रिवर्स करके दिखा दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे रिवर्स किया गया है। अगर आपको एरे में से एलिमेंट को बाहर करना है तो आपको याद होगा आपका लास्ट एलिमेंट जो इन हुआ था वो 500 था। एलिमेंट को डिलीट करने के लिए आपको पॉप मेथड को कॉल करना होगा। तो जैसे ही पॉप मेथड कॉल होगा तो आप देख रहे हैं एक एलिमेंट डिलीट हो गया, फिर एक एलिमेंट डिलीट हो गया। यानी इसमें रैंडम ऑर्डर का कोई भी मतलब नहीं है। जिस ऑर्डर में एलिमेंट को ऐड किया गया था उसके रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट डिलीट होते जाएंगे। ये पॉप मेथड कॉल होता जाएगा। अगर अब आपने पॉप मेथड को कॉल किया, चूंकि एरे एम्प्टी हो चुका है, तो यहाँ पे एक एरर अपीयर होगी जिसका नाम होगा अंडरफ्लो। स्टैक के बाद अब बारी आती है क्यू की। स्टैक और क्यू दोनों ही सिंपल और बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो बड़े आसानी से आपको समझ में आएंगे। क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, ये स्टैक के बिल्कुल सेम होती है। क्यू की खासियत होती है कि ये दोनों तरफ से ओपन होती है। आप ये कह सकते हैं वन एंड इज ऑलवेज यूज टू इंसर्ट डेटा वाइल अनोदर एंड इज यूज टू रिमूव द डेटा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम एग्जांपल लेना चाहें, आप कॉलेज में कोई फॉर्म सबमिट करा रहे हैं तो वहाँ पे एक लाइन लगी हुई है। सिनेमा घर के बाहर भी एक टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है। तो लाइन में ऐड होने के लिए आपको एंड में ऐड होना पड़ेगा, जबकि जिस पर्सन को टिकट मिल जाती है या जिस स्टूडेंट का फॉर्म सबमिट हो जाता है वो क्यू में सबसे आगे होता है और वो बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब है क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन से होते हैं। एलिमेंट को इंसर्ट करने की प्रक्रिया को इन क्यू कहा जाता है, जबकि आप किसी वैल्यू को एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो उसे डी क्यू कहा जाता है। क्यू को फॉलो करने के लिए इसका जो नियम है वो है फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि स्टैक में आपने देखा था लिफो। तो दो सिमिलर से वर्ड हैं, लिफो एंड फीफो। तो क्यू में हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी एलिमेंट ऐड होगा तो वो बॉटम साइड से ऐड हो जाएगा, जबकि उसे डिलीट करना होगा तो वो फ्रंट साइड से डिलीट हो सकता है। इन क्यू इज डन एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, यानी इन क्यू जब भी किया जाएगा तो क्यू का फ्रंट आपको देखना है, और डी क्यू इज डन एट द एंड ऑफ क्यू। एलिमेंट इन क्यू आर अरेंज सिक्वेंशनली। तो ये भी स्टैक की तरह से ही है कि आपको एलिमेंट्स को एक अरेंजमेंट या एक लाइन में या एक सीक्वेंस में रखना होता है, और क्यू को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, सिमिलर टू स्टैक। तो नीचे दिए गए डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि हर क्यू में कुछ एलिमेंट होते हैं, उसका फ्रंट और उसका रियर यानी एंड भी होता है। नेक्स्ट आते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें क्यू के कितने टाइप होते हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है सिंपल क्यू का, दूसरा सर्कुलर क्यू, उसके बाद प्रायोरिटी क्यू, और फाइनली एंड लास्ट डी क्यू। डी क्यू का फुल फॉर्म रहता है डबल एंडेड क्यू। अगर हम बात करें सिंपल क्यू की, तो सिंपल क्यू एक नॉर्मल क्यू होती है जहाँ पे इंसर्शन फ्रंट की तरफ से रखना है और डिलीशन एंड की तरफ से आपको रखना होगा। यानी जो नॉर्मल क्यू का हम एग्जांपल लेते हैं उसे ही सिंपल क्यू कहा गया है। किसी भी क्यू के लिए हम दो टाइप फिक्स कर सकते हैं। पहला टाइप रहेगा इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, दूसरा टाइप रहेगा आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। तो रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंध, या आप कह सकते हैं मनाही है। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब हुआ कि अंदर आना मना है। तो इस क्यू को ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इनपुट एक ही तरफ से होगा। इन दिस क्यू इनपुट कैन बी टेकन फ्रॉम वन साइड, यानी आप दोनों तरफ से इनपुट नहीं ले सकते। एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट कैन बी डन फ्रॉम बोथ साइड। तो आप एक ऐसी क्यू को अज्यूम कर लीजिए जहां पे क्यू के अंदर फ्रंट में स्टूडेंट खड़ा है और जिसकी फॉर्म सबमिट करने की बारी आ गई है, लेकिन वो वहां से बाहर निकल जाता है बिना अपना काम करवाए। और ऐसा ही
उसी क्यू में एंड से भी हो सकता है, यानी डिलीशन दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन अंदर आने के लिए आपको एक ही साइड मिलेगी, इसीलिए इस क्यू का नाम रखा गया है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। दूसरा टाइप इसका बिल्कुल रिवर्स है, जिसे कहा गया है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। तो आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि दोनों तरफ से बाहर निकलना मना है, लेकिन इनपुट दोनों साइड से किया जा सकता है। इस डायग्राम से आप इन क्यू और डी क्यू को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इन क्यू का मतलब होगा एलिमेंट को इंसर्ट करना। अब बात करते हैं सर्कुलर क्यू की। तो सर्कुलर क्यू एक नॉर्मल क्यू होती है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि लास्ट नोड जो होती है वो फर्स्ट नोड से कनेक्टेड रहती है। सो यू कैन से कि देयर इज अ सर्कुलर शेप। और सर्कुलर क्यू को आप रिंग बफर के नाम से भी जानते हैं। इंसर्शन फ्रंट से होगा, डिलीशन एंड से होगा, और इंस्टेड ऑफ एंडिंग द क्यू एट द लास्ट पोजीशन, जैसे नॉर्मली क्यू लास्ट पे जाके एंड हो जाती है, तो सर्कुलर क्यू में ऐसा नहीं होगा। इट अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन, ये वापस फिर से शुरू हो जाती है। यू कैन से देयर इज नो एंड। तो जैसे ही लास्ट एलिमेंट आता है उसके बाद ये फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। सो यू कैन से बिहेव लाइक अ सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर रहती है। आप इस डायग्राम से देख के सर्कुलर क्यू को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट और रियर दो एलिमेंट हैं। फ्रंट की पोजीशन 10, फिर उसके बाद 20, 30, इस तरीके से एलिमेंट्स को रखा गया है। इंडेक्सेस आप चाहें तो 0 मान सकते हैं या 1 से भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रायोरिटी क्यू पे। बेसिकली प्रायोरिटी क्यू एक नॉर्मल क्यू की तरह रहेगी। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे उन सब के पास प्रोसेसिंग के लिए एक नंबर रहेगा विच इज नोन एज प्रायोरिटी नंबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट एक क्यू में अरेंज हैं, लेकिन वो उस ऑर्डर में नहीं चलेंगे जैसे कि नॉर्मली एग्जीक्यूट करते हैं। एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल कम फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट को उसकी प्रायोरिटी से देखा जाएगा। जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उस एलिमेंट की प्रोसेसिंग पहले की जाएगी। यहाँ पे आप मेन पॉइंट रीड कर सकते हैं। ईच एलिमेंट है सम प्रायोरिटी नंबर। क्यू के अंदर सभी एलिमेंट को एक नंबर मिलेगा जो कि उसकी प्रायोरिटी का क्रम तय करेगा। एलिमेंट विद हायर प्रायोरिटी, अगर किसी एलिमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, दैट विल बी डिलीटेड बिफोर डिलीशन ऑफ लेसर प्रायोरिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एलिमेंट की प्रोसेसिंग पहले की जाएगी। इसी क्रम में अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि दो एलिमेंट की प्रायोरिटी सेम हो जाती है, तो फिर उन दोनों एलिमेंट्स में ये देखा जाएगा कि कौन सा एलिमेंट लिस्ट में या क्यू में पहले आया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं वहाँ पे फीफो का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्यू में एलिमेंट हैं स्टडी, मूवीज, शॉपिंग और होमवर्क। अब इनमें से प्रायोरिटी कैसे आएगी, यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाइए, तो आप पहले स्टडी, फिर मूवीज, फिर शॉपिंग, फिर होमवर्क, यानी कि एक सीक्वेंस में चले गए। तो कहने का मतलब हुआ कि ये आप गलत ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू है। आपको किसी भी एलिमेंट का प्रायोरिटी नंबर देखना होगा। तो इस एग्जांपल में स्टडी का प्रायोरिटी नंबर 1 दिया गया है, तो आपको पहले स्टडी पे आना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 2 जो होमवर्क है उसकी प्रायोरिटी बनती है, देन आफ्टर मूवीज एंड देन आफ्टर शॉपिंग। तो यहाँ से ये पता लगता है कि एक क्यू के सभी एलिमेंट को सीक्वेंस में एक्सेस ना करके उनकी प्रायोरिटी से आपको प्रिंट करना होगा। नेक्स्ट आते हैं डबल एंडेड क्यू में। इसे डी क्यू से जाना जाता है। डबल एंडेड क्यू उस क्यू को कहते हैं जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन दोनों तरफ से किए जा सकें, यानी फ्रंट और एंड
किसी भी डायरेक्शन से कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। और इसे और अच्छे से समझने के लिए आप दिए गए डायग्राम को कंसिडर करें। यहाँ पे फ्रंट और रियर दो पॉइंट रखे गए हैं, दो एंड पॉइंट हैं। ऐड टू रियर और ऐड टू फ्रंट, यहाँ से आपको ये क्लियर हो सकता है कि नया एलिमेंट किसी भी डायरेक्शन से ऐड किया जा सकता है। रिमूव फ्रॉम रियर और दूसरी तरफ भी रिमूव फ्रॉम रियर, रिमूव फ्रॉम फ्रंट, इससे पता लगता है कि किसी भी डायरेक्शन से आप एलिमेंट को हटा भी सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ डी क्यू एक ऐसी क्यू होती है जिसमें कहीं से भी ऐड और डिलीट के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के लिए। ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की स्टोरेज के लिए अप्लाई होती हैं। कहने का मतलब है स्टोरेज हैव अ लिमिटेड स्पेस, चाहे वो स्टैक हैं, क्यू हैं या एरेज हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए जो एलिमेंट को स्टोर करती है वहाँ पे लिमिट होती है। सो वी मस्ट चेक इफ वी आर नॉट एडिंग और डिलीटिंग एलिमेंट मोर देन लिमिट। तो जब आप एलिमेंट को ऐड करने लगते हैं तो जितना स्पेस है उससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में हाउसफुल हो जाता है, होटल्स में हाउसफुल हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ देयर इज नो मोर स्पेस, तो सबको रिटर्न होना होता है। इसी तरह से डिलीटिंग एलिमेंट, इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी भी स्टोरेज से एलिमेंट डिलीट करते हैं, मेक श्योर दैट देयर इज एन एलिमेंट एग्जिस्टिंग, यानी वहां पे एलिमेंट होना चाहिए। तो अंडरफ्लो इज व्हेन यू डिलीट वैल्यू फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, और इसके लिए आप एक कंडीशन रख सकते हैं इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टॉप की वैल्यू 0 है या -1 है, तो मतलब जहां पे रिजल्ट नहीं है तो उसे अंडरफ्लो माना जाता है। सिमिलर वे वी कैन से ओवरफ्लो कंडीशन चेक इफ द लिस्ट इज फुल, यानी स्टैक है या क्यू है या एरेज है, अगर वो फुल हो गए हैं तो अब आप एलिमेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर कभी कंडीशंस की बात की जाएगी तो उसे इस तरह से लिखा जाएगा इफ टॉप इज इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज, यानी आपकी जो इंडेक्सिंग चल रही है, आपकी जो काउंटिंग चल रही है, वो मैक्सिमम तक पहुंच गई है, यू कैन से दिस इज अ ओवरफ्लो कंडीशन। तो तीनों ही क्लासेस के अंदर जितने भी आपने टॉपिक्स को रीड किया है उनमें मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। आप इन्हें नोट्स बनाएं और